नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो गढ़वाल के लोगों को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गढ़वाल के लोगों में शर्म नहीं है कि दुनिया उनके ऊपर थूक रही है। वहीं इस वायरल वीडियो के आधार पर जहां बीजेपी करण मेहरा को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने इस बयान को लेकर माफी भी मांग चुके हैं। वायरल वीडियो को लेकर उनका कहना है कि ये बयान काटकर प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि उन्होंने किसी भी ऐसे संदर्भ में ये बयान नहीं दिया जिसमें गढ़वाल के लोगों का अपमान हुआ हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैंने सिर्फ अंकिता भंडारी को लेकर पौड़ी गढ़वाल, जिसे आमतौर पर गढ़वाल कहा जाता है, वहां के लोगों की ये बात कही थी। वो भी पूरी बात को हटाकर वीडियो में सिर्फ एडिट वाला हिस्सा ही रखा गया है। ये उनके बारे में कुछ कहना नहीं। 2022 के चुनाव में जो मीम बना था एक बड़े नेता का एक यूनिवर्सिटी को लेकर, वो भी 2 या 3 दोस्त हैं, इन्हीं में से एक ने बनाया था, जिसके सबूत हमारे पास हैं, और उसको बीजेपी ने बाद में पिक किया। इस वीडियो को भी रिलीज करने वाला उन्हीं 3-4 दोस्तों में से एक है। तो अच्छा है, हम पिछली बार कार्रवाई नहीं कर पाए, इसका खामियाजा पार्टी ने भुगता। इस बार अनुशासन समिति इसमें करेगी। लेकिन मेरा एक और बात को लेकर जिक्र है, जो गढ़वाल के शब्द का मिसयूज किया जा रहा है। मेरा गढ़वाल से मतलब था पौड़ी लोकसभा, क्योंकि पौड़ी लोकसभा को आम भाषा में गढ़वाल लोकसभा कहा जाता है। उधर लोकसभा चुनाव की रणनीति को बेहतर बनाने के लिए मसूरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की। इस दौरान उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जो आने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से अगले लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए तैयारियों में जुट गई है और आने वाला लोकसभा चुनाव बीजेपी के ही पक्ष में देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की बयानबाजी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी उत्तराखंड की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो इसकी पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। उधर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बद्री केदार मंदिर समिति के पुरोहितों ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताया है। बद्रीनाथ धाम के पुरोहित आशुतोष डिमरी, चार धाम महापंचायत के सदस्य भुवन चंद उनियाल और बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि देश में चार धाम में से एक बद्रीनाथ धाम का वर्णन आदिकाल से पुराणों में किया जाता है और स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाती है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहितों ने मौर्य को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए उनको इलाज कराने की सलाह दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपनी जो मानसिक स्तर है उसको दुरुस्त करना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट करवा लें। बद्रीनाथ की जो मान्यता है, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भारत की 4 दिशाओं में 4 धामों का उद्धार किया था और 4 मठों की स्थापना की थी, और इसके साथ ही सनातन की धर्म ध्वजा को पूरे अखंड भारत में लहराया था। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का एक बयान, इस पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। इसको लेकर बीजेपी महानगर महिला मोर्चा ने आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने बताया कि कांग्रेस को उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड एक अलग प्रदेश बने, और जब कभी कांग्रेस के नेता किसी कार्यक्रम में जाते हैं और वहां भीड़ की कमी नजर आती है तो वो इस तरह के बयान देते हुए नजर आते हैं। ऐसा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के साथ हुआ है। उनकी बयानबाजी से साफ है कि उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों के लिए कांग्रेस की क्या कुछ विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी का और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन किया है, और वो इसलिए किया है कि कांग्रेस की जो भावना पहले से रही है, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड राज्य बने। तो जो उनकी भावना पहले से है ना, वो आज उनके मुंह पे निकल रही है। तो वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ भीड़ कम होती है, वो बौखला जाते हैं और वो कहते हैं कि उत्तराखंडियों पे, पहाड़ियों पे हम थू थू करते हैं वो लोग। तो ये उनकी भावना पहले से रही है
उत्तराखंडियों से उनकी नफरत की भावना जो रही है, वो तो उत्तराखंड आंदोलन से लेकर उत्तराखंड राज्य गठन से आप लोग सब समझते हैं, जानते हैं, और आज भी उनके मुंह से वो बातें निकल रही है। उधर रुड़की में अपने आवास पर पार्षद बेबी खन्ना ने रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पार्षद बेबी खन्ना ने कहा कि ये पहला मेयर है जिसका कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाया। दरअसल कल शाम गौरव गोयल द्वारा रुड़की मेयर के पद से इस्तीफा दे दिया गया और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। पार्षद बेबी खन्ना ने पूर्व मेयर गौरव गोयल पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कहा, इनके द्वारा कोई भी रुड़की क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं किया गया है और यह रुड़की का दुर्भाग्य है, रुड़की की जनता का दुर्भाग्य है। रुड़की की जनता ने एक ही यंग मेयर को बड़ी आशाओं के साथ चुना था कि वो व्यक्ति शहर का विकास करेगा, लेकिन अब रुड़की की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। वहीं पार्षद रवि खन्ना ने भी गौरव गोयल का इस्तीफा मंजूर करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मैं 30 साल से सभासद और पार्षद हूँ। जो भी चेयरमैन मेयर बने वो सब पार्षदों से मिलके, पब्लिक से मिलके जनता के हितों में काम करते थे। इनकी सिर्फ एक ही थ्योरी रही कि भ्रष्टाचार कहाँ से करूं, और इनको कोई सूझ नहीं थी। सुबह एक डायरी लेके आ जाते थे और उसमें भ्रष्टाचार में जो भी पैसा इकट्ठा होता था वो करते थे। जो अच्छे विकास कार्य थे, जो जनता से जुड़े हुए थे, जैसे पानी का ड्रेनेज सिस्टम है, हमारी रुड़की का बहुत अच्छा सिस्टम था, उसको बढ़ावा देते, उसके नाले बनाते। उधर बागेश्वर के कपकोट तहसील के रीमा क्षेत्र के गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें आधे अधूरे निर्माण के कारण पिछले 6 महीने से अधर में लटकी हुई हैं। लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन नेता ललित फरसान ने प्रशासन से अपील की है, ठेकेदार की कार्यशैली संदिग्ध और सवालों में है, इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की जाए। मोटर मार्ग में ओलिया गांव के नीचे जो रीमा और नापुरी पट्टी से जो गधेरा आता है धुलिया बगल, इसमें एक मोटर पुल बना रखी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, और 6 महीने से लोग बता रहे हैं कि इसमें ना तो मोटर आवागमन के लिए इसको सुचारू करा गया, ना ही इसमें कहीं पर भी उनके द्वारा सीमेंट कंक्रीट करके इसको कंप्लीट करा गया। तो ये बहुत गंभीर विषय है। क्षेत्र में अभी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लाभ न मिलना कहीं ना कहीं विभागीय की उदासीनता है। जिला प्रशासन से और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिशासी अभियंता से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो ये ठेकेदार पार्टनी है, तत्काल इसमें इसका पुल का स्लैब डलवाकर जो हमारी बहनों को जो ये चलने में जो दिक्कत हो रही है, उसमें तत्काल इसमें जो है सीमेंट कंक्रीट करके इसको मोटर आवागमन के लिए सुचारू करें। उधर प्रदेश में मानसून के बाद भी अभी भी चारधाम यात्रा चल रही है। साथ ही मानसून की वजह से कई जगह पर सड़कें बंद हो रही हैं। वहीं यात्रा के साथ साथ सड़कों की हालत को लेकर हमारे संवाददाता ने पर्यटन एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री से खास बातचीत की। क्या कहा राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने, वो आपको सुनाते हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है, साथ ही स्थिति यह है कि कई जगह आपदा जैसी स्थिति भी पैदा हो रखी है। दूसरी तरफ सड़कें बंद हो रही हैं, कोशिश की जा रही है कि जल्दी उन सड़कों को खोला भी जाए। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उनसे ही जानते हैं। सर, सबसे पहले तो यह है कि चारधाम यात्रा इस समय किस तरह से चल रही है, और दूसरा सवाल जो है वो सड़कों को लेकर ही है कि सड़कें खुल रही हैं, कितनी तेजी से जो है सड़कों को खोला जा रहा है पूरा। इस समय जो यात्रा पर थोड़ा सा धीमी चल रही है, क्योंकि सड़कें जो है कुछ टूट गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, और मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट भी यह है कि आगे भी वर्षा होती रहेगी। 28 तारीख तक उनका था, तो हमें थोड़ा कॉशन बरतना है, और सभी से हम आग्रह कर रहे हैं कि भाई मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट के बाद ही अपना प्रस्थान करें। और सड़कों का निर्माण हो रहा है, जेसीबी दिन रात लगी हुई है, करीब हमारे यहाँ 231 जेसीबी दिन रात लगी हुई हैं, सड़कों को हम कर रहे हैं, और ये ठीक हो जाएंगी, और जैसे ही वर्षा खत्म हो जाएगी हमारी यात्रा फिर तेजी से चल पड़ेगी। जी सर, जैसे सड़कें बंद हो रही हैं, सड़कों अगर देखा जाए, वैसे मानसून आता है तो नॉर्मली ये चीजें होती है कि लैंडस्लाइड हो जाती हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, तो
सड़कों को खोलने का जो काम था पहले कई घंटे लग जाते थे, क्या कुछ उनमें कमी आई है? क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर भी और चारधाम यात्रा मार्ग को लेकर भी जैसे विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि क्या फायदा उसको बनाने का जब सड़कें इसी तरह से बंद है, तो आप किस चीज देख रहे हैं? ऐसा है कि सड़कों को सेटल होने में टाइम लगता है। जो सड़कों का आप जब खनन करते हैं और उसको काटते हैं तो उसमें सेटल होने में टाइम लगता है, तो वो टाइम लग रहा है। पर मैं समझता हूं कि सड़कें खोली जाएंगी और यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। और पिछले साल से कई लाख आदमी आ चुके हैं और उसका लाभ ले चुके हैं। और मैं समझता हूं कि इसका लाभ भी मिल रहा है कि तेजी से लोग, काफी स्पीड से लोग जा रहे हैं और कनेक्टिविटी हो रही है। पर जहां टूट जाती है तो हमारी पूरा पीडब्ल्यूडी लगी हुई है, उसको दुरुस्त करने में काम कर रहे हैं लोग। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट चमोली करंट हादसे में मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचे। इस दौरान रोपा, रांग, तोली, हरमनी, पोल गांवों के घर पहुंचकर परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। वहीं परिजनों को हर संभव मदद देने का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार दुख के इस घड़ी में मृतकों के परिवार वालों के साथ है। हर संभव मदद सरकार के द्वारा की जाएगी। साथ ही इस दर्दनाक हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। वहीं इस मौके पर उनके साथ जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी, गजेंद्र रावत, नंदन बिष्ट, पुष्पा पासवान, नवल भट्ट भी मौजूद रहे। बहुत ही दुखद घटना रही, अकाल्पनिक घटना रही। इस प्रकार की स्थितियाँ किस रूप में बनी, इसके लिए मजिस्ट्रेट जांच के बाद दंड का विषय रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया है और जो भी दोषियों का तो बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ तक परिवार का विषय है तो शब्दों में परिवार का तो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सरकार द्वारा जो आहूत धनराशि थी उनके बैंक खातों में राशि पहुँचा दी गई है। प्रधानमंत्री जी द्वारा भी 2 लाख की धनराशि बहुत जल्दी परिवार तक जाएगी। अभी इस समय परिवार से अंदर हिम्मत बनी रहे, यही विषय है। जहाँ तक जिन परिवारों में ऐसी स्थिति आएगी, जिन परिवारों में कोई कमाऊ नहीं है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट से बातचीत करेंगे। ऐसे कुछ लोगों को नमामि गंगे की में नौकरी मिल जाए, इस दिशा में वो माने मुकदमे बहुत सकते। और उधर उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी में देहरादून स्तर पर चल रही आपसी लड़ाई झगड़े को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रमेश कृषक ने प्रतिक्रिया दी है। रमेश कृषक का कहना है कि यूकेडी को कमजोर बनाने में दिवाकर भट्ट का काम है। बीजेपी के एजेंट के रूप में दिवाकर यूकेडी में है। उत्तराखंड क्रांति दल के बड़े नेता कुछ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कुछ बीजेपी के साथ खड़े हैं। यूकेडी पर जब भी उत्तराखंड की जनता विकल्प के रूप में भरोसा जताती है, तब कुछ नया क्लेश यूकेडी में सामने आ जाता है। उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर यह कोई पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी यूकेडी पार्टी में ऐसे आपसी संघर्ष होते रहे हैं। रमेश कृषक ने कहा कि पूर्व में एक बार यूकेडी के चुनाव निशान को लेकर भी खूब आपसी संघर्ष रहा। यूकेडी की ऐसी और इन्हीं हरकतों के कारण उत्तराखंड की जनता इन्हें लंबे समय से आराम से बिठाई हुई है। दिवाकर भट्ट तो यूकेडी से जीत कर आए और बीजेपी की सरकार में राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल में जो ये घटना अभी घटी है, ये पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी इस तरह के इनके संघर्ष होते रहे हैं। एक बार तो चुनाव निशान को लेकर संघर्ष हुआ था और इन्हीं और ऐसी ही हरकतों के कारण जनता इनको आराम में बैठाए हुए है। और अभी जो ये घटना घटी है, इसको अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो पिछले दिनों जब मैं इधर हेलंग की घटना के दौरान और उससे पहले और उसके बाद मैंने उत्तराखंड को व्यापक स्तर पर पर्वतीय क्षेत्र में जब घूमा था, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि लोग उत्तराखंड क्रांति दल को विकल्प के रूप में लौटाने की चाहत रखते हैं। लोग चाहते थे कि लौटे। अच्छा, निश्चित रूप से भाजपा अगर उत्तराखंड क्रांति दल लौटता है, रास्ते में आता है राजनीति, तो उसका बड़ा नुकसान भाजपा को होगा। उधर पौड़ी के गगवाड़ा में चोरों ने 3 लाख से अधिक सोने के आभूषण और 20,000 कैश पर हाथ साफ करने में वो सफल रहे। चोरी करने से पहले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चोरों ने उखाड़ फेंका। ये पूरी घटना बीजेपी के एक कार्यकर्ता के घर में हुई है, जिस दौरान वो देहरादून में थे। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ललित नैनवाल ने बताया कि उनका परिवार अधिकतर देहरादून में रहता है। इसी मौके का फायदा चोरों ने उठाया। बंद पड़े घर का ताला और सीसीटीवी तोड़ने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर घर से भी पुलिस ने फिंगरप्रिंट लिए हैं और घटना की जांच शुरू कर दी है।
चोरी का जो माल है वो लगभग 3 तोले लगभग का मेरी वाइफ का लॉकेट है, जो कि मेरी माँ का पुश्तैनी, जो मेरी माँ पहनती थी, जिसको उसने मेरी माँ ने मेरी वाइफ को आशीर्वाद स्वरूप दे रखा था। मेरी माँ के पुराने कुंडल थे, मेरी माँ के टॉप्स थे, और मेरी माँ के हाथ की अंगूठी थी, मेरी घड़ी है, मेरे पैसे हैं लगभग 15-20 हजार रुपए लगभग वो निकल गए हैं। बाकी छोटे मोटे का तो मुझे पता भी नहीं, क्योंकि हमारे भगवती के मंदिर से, हमारे पितरों के मंदिर से भी चांदी के छत्र भी शायद मेरे ख्याल से चोरी हो रखे होंगे। किचन तक तोड़ रखा है, तो किचन तक तोड़ने का क्या मतलब है भाई साहब? ये तो मुझे आतंकित करने का मतलब है। अगर काश भगवान की कृपा हुई कि मैं यहाँ पे नहीं रहा, अगर मैं यहाँ पे होता तो शायद वो मेरा मर्डर भी कर देते। उधर देहरादून की साइबर पुलिस ने मोबाइल चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25,64,445 रुपए की कीमत के 165 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये कार्रवाई 1 जनवरी 2023 से 28 जुलाई 2023 तक मोबाइल खोने की जुड़ी शिकायतों को लेकर की गई है। वहीं बदमाशों के यहां से मिले फोन को उनके मालिकों को एसएसपी ने सौंप दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि सर्विलांस की मदद से उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र राज्यों से देहरादून से खोए गए कुल 165 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने जनता से अपील की कि कम मूल्य के लालच में किसी भी अनजान व्यक्ति से बिना बिल और उसकी वैधानिक पहचान पत्र के बिना कोई मोबाइल न खरीदें। 1 जनवरी 2023 और उसके बाद जो भी कंप्लेंट्स हमारे साइबर सेल में मोबाइल खोने के संबंध में आई थी, उन पर हमारे साइबर सेल ने काम किया और इसमें 165 मोबाइल फ़ोन को हमने रिकवर किया है, हमारी टीम ने रिकवर किया है। और इसका मार्केट में कीमत जो है 25,64,500 रुपया है। और जिन लोगों का फ़ोन हमने आज मौके पर आकर के दिया है वो बड़े खुश हैं, उनके चेहरे पर चमक आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार का हमारा प्रयास अभी अभियान जारी रहेगा और इस रिकवरी करने वाली टीम को मेरे तरफ से 15,000 का नगद कैश हुआ। ठीक है। उधर नैनीताल के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले ढेला नदी में सुबह बाघ का शव मिलने के बाद कॉर्बेट प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। रेंज के पुल के नीचे मिला यह शव बाघिन का है, जिसकी उम्र लगभग 2 वर्ष बताई जा रही है। वहीं जैसा ही इसकी सूचना कॉर्बेट प्रशासन को मिली, कॉर्बेट प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे कॉर्बेट पार्क के आला अधिकारियों ने बाघ के शव को कब्जे में लेते हुए जांच की तो पाया कि ये शव बाघिन का है, जिसकी आयु लगभग 2 वर्ष की बताई जा रही है। कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया बाघिन की मौत आपसी संघर्ष में होना प्रतीत हो रही है, क्योंकि बाघ के शरीर में कई गहरे घाव के निशान भी मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही कारणों का पता चल पाएगा। उन्होंने बताया कि ये बाघिन की चहलकदमी इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से देखी जा रही थी। देखिए, आज ये सवेरे करीब आधे घंटे पहले हमको पता चला कि एक फीमेल टाइग्रेस है, वो यहाँ सावलदे के पुल जो है इसके पास मृत अवस्था में पाई गई है। अभी इसकी प्राथमिक जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि किन कारणों में इसकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया उसके शरीर पर घाव हैं, निशान हैं, उसके बाद हम अभी पोस्टमार्टम के बाद पता करेंगे। प्रतीत होता है कि आपसी संघर्ष भी इसमें हो सकता है। ये टाइग्रेस इस क्षेत्र में काफ़ी घूमते हुए देखी गई थी, कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने भी हमें बताया है। तो पोस्टमार्टम के बाद इसका खुलासा। उधर चमोली के पहाड़ी क्षेत्रों में आसमानी आफत का कहर लगातार जारी है। जिले के बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह भारी बारिश के चलते बाधित होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात बारिश के कारण अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ नाले के पास बाधित हो गया। यहां सड़क का 50 मीटर हिस्सा वॉशआउट होने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। एनएच कर्मियों द्वारा सड़क खोलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम आने जाने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल अभी सड़क खुलने का इंतजार करना होगा। तो प्रदेश में मानसून के साथ अब डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है। हर साल देखा जाता है कि मानसून के बाद प्रदेश में डेंगू के बहुत सारे मामले सामने आने लग जाते हैं। वहीं डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू को लेकर हमने 15 विभागों के अधिकारियों की बैठक ली है। हम जल्द ही एक बड़ा अभियान डेंगू को लेकर चलाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत स्कूल से होगी। 15 विभागों की बैठक की है डेंगू के बारे में, और मैंने अभी कुमाऊं में भी बैठक की, गढ़वाल में भी की, देहरादून में भी की है।
और हमारा एक बड़ा अभियान ये है कि सोमवार से लेकर हम हर स्कूल में, हर कस्बे में, हर नगर निगम क्षेत्र में एक बड़ा अभियान ये ले रहे हैं कि स्वच्छता का भी अभियान ले रहे हैं, वॉकिंग का अभियान जो है नगर निगम लेगा, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर हॉस्पिटलों में से लेके और हर जगह सफाई अभियान से लेके मच्छरदानियों की व्यवस्था से लेके, ताकि डेंगू के केस हमारे राज्य में कम होते जाएं। तो ये एक बड़ा अभियान हमने लिया है और आज सभी एलाइड विभागों की मैंने यहाँ पे समीक्षा बैठक की है। पैसे की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। प्रचार अभियान के लिए मैंने कहा है कि हर पॉम्पलेट निकाल के अखबारों में विज्ञापन दे के सभी विभागों को इसमें अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।